हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम लोग एक समान वृत्तीय गति के बारे में पढ़ेंगे। समतल में गति हम लोग पढ़ रहे हैं, एक समान वृत्तीय गति देखते हैं। एक समान वृत्तीय गति नाम पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो एक ऐसी गति है जो वृत्तीय पथ पर हो रही है और उसकी चाल एक समान बनी हुई है ना। तीन शब्द हैं, एक तो गति हो रही है, वृत्तीय पथ के अनुदिश हो रही है और उसकी चाल एक समान बनी हुई है। एक समान यूनिफॉर्म वृत्तीय सर्कुलर गति यानी मोशन। तो बस यही इतना लिख लेते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक नियत चाल से गति करती है तो वस्तु की गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ये मान लीजिए हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि O केंद्र है और इस वृत्तीय मार्ग पर एक वस्तु गति कर रही है। मान लो ये घड़ी की सुई की उल्टा दिशा में एंटी क्लॉकवाइज गति कर रही है। R त्रिज्या है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या R है। फिर नोट में हम लोगों ने दो बातें लिखी हैं। पहली बात तो ये कि इस गति में, एक समान वृत्तीय गति में, किसी बिंदु पर कण का वेग वहाँ परिधि के स्पर्श रेखीय दिशा में लिया जाता है। यानी वस्तु गति कर रही है, पूरी गति में सब जगह वेग का परिमाण यानी चाल उसकी नियत है। मान लो अगर v है तो हमने इस पॉइंट में ये कहा है कि जिस बिंदु पर आप वेग की दिशा देखना चाहते हो वहाँ पर परिधि के अनुदिश स्पर्श रेखा खींचो। स्पर्श रेखा का मतलब एक ऐसी सरल रेखा जो केवल और केवल उसी बिंदु पर स्पर्श करे। तो जैसे इस बिंदु पर आप देखना चाहते हो तो इधर वेग की दिशा होगी, इस बिंदु पर तो इधर होगी, इस बिंदु पर तो इधर होगी। तो एक बात केवल ये कि किसी वृत्तीय पथ के किसी भी बिंदु पर वेग की दिशा उस बिंदु पर और परिधि के अनुदिश जो वृत्तीय पथ है उसके अनुदिश खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा होगी। ठीक। और चित्र में हमने जो बनाया है ना कि वहाँ से उस बिंदु से अगर आप केंद्र को मिलाओ तो जो त्रिज्या मिलेगी, हम लोग ज्यामिति में जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो चाहे जिस स्थान पर देखो, जिस दिशा में वेग होगा वहाँ से केंद्र को मिलाने वाली रेखा यानी त्रिज्या उसके लंबवत होगी। ठीक। तो पहला ये कि वेग की दिशा स्पर्श रेखीय दिशा में लेंगे। दूसरा, पूरी गति में वेग का परिमाण यानी v तो नियत रहता है। वेग के परिमाण को आप चाल भी कह सकते हो कि परिमाण यानी वेग का परिमाण यानी चाल तो नियत रहती है, लेकिन अब अगर दिशा लगातार बदल रही है और फिर अगर आप वेग और चाल में कहो तो वेग सदिश राशि है, परिमाण भले वही है। मान लो 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कोई वस्तु गति कर रही है, अगर आप चाल कहते हो कि 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वस्तु गति कर रही है तो एक बात, पर अगर आप वेग कह रहे हो कि वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पूर्व दिशा की ओर जा रही है, एक बात है। अच्छा, आपने कहा नहीं वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पूर्व दिशा की ओर दूसरा असर रहेगा, पश्चिम दिशा की ओर जा रही है तो दूसरी बात रहेगी। यानी जब आप वेग की बात कर रहे हो तो दिशा महत्वपूर्ण है, दिशा मायने रखती है। तो फिलहाल ये कि एक समान वृत्तीय गति में वेग का परिमाण तो नियत रहता है सब, यानी चाल सब जगह एक समान है, लेकिन दिशा लगातार बदलते रहने के कारण वेग का परिमाण वेग क्रमशः परिवर्तित होता रहता है। वेग यानी अगर स्मॉल v वेक्टर कह रहे हो तो क्रमशः परिवर्तित होता रहता है। ठीक। क्योंकि यहाँ दिशा कुछ और, यहाँ दिशा कुछ और, यहाँ दिशा कुछ और, तो परिमाण भले भी है लेकिन अगर दिशा बदल गई तो सदिश राशि के हिसाब से कहें तो मान बदल गया। अब जैसे इसके पहले हम लोगों ने एक सरल रेखा में गति पढ़ी थी, ऋजुरेखीय गति पढ़ी थी, वहाँ हम लोगों ने कुछ राशियाँ पढ़ी थी ना, जैसे विस्थापन है, चाल है या वेग है, त्वरण है ना। तो उसी तरह यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब कोणीय गति कर रहे हैं, क्योंकि कोई वस्तु अगर वृत्तीय मार्ग पर गति कर रही है, अभी मान लो इस समय यहाँ है, थोड़ी समय बाद यहाँ पहुँच गई, अब यहाँ से मिलाने वाली रेखा और यहाँ से केंद्र को मिलाने वाली रेखा बीच में अगर मान लो, एक तो हमारे पास तरीका है कि हम कहें कि यहाँ से यहाँ तक में कितना रेखीय दूरी तय की है। मान लो ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो A से B तक में रेखीय दूरी चाप के अनुदिश कितना तय की है, एक वो बात हो सकती है। दूसरा, हम कोण के पदों में कह सकते हैं। तो अभी हम लोग अब कुछ पदों को एक बार फिर से ध्यान दे लेते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा होगा पिछली क्लासों में कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, बिल्कुल उसी तरह जैसे रेखीय विस्थापन, रेखीय वेग और रेखीय त्वरण होते हैं, क्रमशः t से भाग देते जाओ। तो अभी अब हम लोग पहले उन 3 राशियों के बारे में थोड़ा थोड़ा सुन लेते हैं, तब फिर आगे वृत्तीय गति में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा या डेल्टा थीटा से व्यक्त कर रहे हैं। पहले जो लिखा है एक बार उसको सुन लेते हैं। किसी समय अंतराल में गतिमान वस्तु की कोणीय स्थितियों के अंतर को
उस अंतराल में कोणीय विस्थापन या डेल्टा थीटा कहते हैं। फिर से एक बार सुन लेते हैं। अभी वैसे तो हम एक समान वृत्तीय गति के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि वृत्तीय मार्ग पर वस्तु गति करेगी तभी उसमें कोणीय विस्थापन होगा। पर ठीक है, अभी हम अपने को वृत्तीय गति तक सीमित रखते हैं कि मान लिया कि ये कोई एक वृत्तीय मार्ग था, इस पर एक कोई वस्तु गति कर रही है, ठीक है। अब किसी अंतराल में मान लो किसी समय पर वो यहाँ पर ए पर है और ए से कितना θ1 कोण बना रहा है। मान लो ओ से हम मापन शुरू कर रहे हैं। जब वस्तु ओ पर है तो समझो उस समय उसका कोणीय विस्थापन 0 है, या वो हमारा निर्देश बिंदु है, वहां से हम मापन शुरू कर रहे हैं। कुछ समय बाद वस्तु घूम करके ए पर पहुंची। मान लो t1 समय में वस्तु ए पर पहुंच गई है, तो ए सी और ओ सी के बीच का जो कोण है वो θ1 है ना, यानी एंगल ए सी ओ θ1 है। इस समय वस्तु का कोणीय विस्थापन θ1 है। ठीक, कुछ समय बाद वस्तु घूम करके बी पर पहुंच गई। मान लो वस्तु इस दिशा में घूम रही है, मान लो इस दिशा में वस्तु घूम रही है। ठीक, कुछ समय बाद, मतलब जब t1 समय था तो वस्तु यहाँ थी, जब t2 समय हो गया तो वस्तु यहाँ बी पर पहुंच गई है। अब जब बी पर पहुंच गई है तो कोण जो बी सी ओ है, हम क्योंकि ओ की तुलना में मापन कर रहे हैं, ओ हमारा संदर्भ बिंदु है समझ लीजिए, वहाँ हम 0 से मान रहे थे कोण। तो अब ये जो दो लाइन से खींचे θ2, यानी OC और BC के बीच का जो कोण है वो θ2 बन रहा है। t1 समय पर वस्तु θ1 कोण पर थी, t2 समय पर वस्तु θ2 कोण बना रही है। इस दौरान अगर कहें कि कितना कोणीय विस्थापित हुई है, तो बाद वाली कोणीय स्थिति माइनस पहले वाली कोणीय स्थिति, यानी θ2 माइनस θ1 कर दीजिए, तो यह होगा इस समयांतराल t1 से t2 में कोणीय विस्थापन। तो वही हम लोगों ने आगे लिखा है कि यदि t1 समय पर वस्तु की कोणीय स्थिति θ1 व t2 समय पर उसी वस्तु की कोणीय स्थिति θ2 हो, तो इस अंतराल t1 से t2 में, यानी अंतराल क्या हो जाएगा, बाद का समय माइनस पहले का समय, मान लो डेल्टा t से व्यक्त कर रहे, तो इस दौरान कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर θ2 माइनस θ1, बाद की कोणीय स्थिति माइनस पहले की कोणीय स्थिति। फिर दो एक चीज़ें, मात्रक की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कोण का मात्रक या साई मात्रक पूरक राशियों में है, तो पूरक मात्रक रेडियन होता है समतलीय कोण का, और रेडियन और डिग्री अंश जिसमें हम लोग प्रायः कोण को व्यक्त करते हैं, तो पाई रेडियन में 180 अंश होते हैं, एक चक्कर में 2 पाई रेडियन होते हैं। चाहे तो इसको भी ध्यान रखे रहिए कि इसका मतलब एक चक्कर जो कि 360 अंश के बराबर होता है, इतने में हमारे 2 पाई रेडियन होंगे, है ना, क्योंकि पाई रेडियन में अगर 180 अंश है तो। फिर नोट में दो एक बातों को हमको ध्यान रखना है कि जब कभी हम इस तरह से घड़ी की सुई की उल्टा दिशा में यानी वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ये हमारे कोण के धनात्मक दिशा चलने की है। जैसे हम सरल रेखा में कहते हैं कि मूल बिंदु से अगर आप दाहिनी ओर आगे बढ़ रहे हो तो धनात्मक दिशा, मूल बिंदु से ऊपर की ओर जा रहे हो तो धनात्मक दिशा, मूल बिंदु से पीछे बाईं ओर लौट रहे हो तो ऋणात्मक, मूल बिंदु से नीचे की ओर जा रहे हो तो ऋणात्मक। तो वैसे यहाँ पर है कि अगर आप कोण इस तरह घूम रहा है ना, इस तरह से घूम रहे हो घड़ी की सुई की उल्टा दिशा में, तो धनात्मक कोण मापेंगे, और इधर चल रहे हैं तो ऋणात्मक। जैसे CO अगर आधार रेखा थी, ऊपर की तरफ गए थे तो धनात्मक कोण, ओ से थोड़ा नीचे इधर आते तो ऋणात्मक होता है। तो एक बात तो ये कि वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज चलने पर कोण या कोणीय अंतराल धनात्मक लिया जाता है। दूसरा, रेडियन में अगर जैसे डिग्री में लिखते हैं, अंश में व्यक्त करते हैं, तो इस तरह चिन्ह बनाते हैं। रेडियन में लिखते हैं तो C की तरह ऊपर बना लेते हैं, θc, यानी थीटा का मान रेडियन में। अब अगर उसको हम किसी वृत्त में चापखंड की लंबाई और त्रिज्या के अनुपात के रूप में परिभाषित करें, जैसे अब इसी वाले में मान लो C केंद्र है हमारे वृत्त का, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है ना। A और B के बीच का जो चापखंड है उसकी लंबाई आर्क, उसकी लंबाई स्मॉल s है, और वृत्त की त्रिज्या r है। तो चाहे आप AC कहो वो भी r है, BC कहो तो वो भी r ही होगी। तो इस चापखंड AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा थीटा रेडियन में, वो हो जाएगा चाप की लंबाई AB यानी s बटे त्रिज्या। तो वृत्त के किसी चापखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उस चापखंड की लंबाई, रेखीय लंबाई और वृत्त की त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। तो वो हम लोगों ने लिखा कि थीटा रेडियन में वो वृत्तीय चाप की लंबाई मान लो s और वृत्त की त्रिज्या यानी r के अनुपात के बराबर होगा। अब अगर आप यहाँ से देखो इसका कि विमीय सूत्र क्या होगा, मात्रक तो ठीक है, मान लिया कि रेडियन है, या एक पद्धति में हम लोग डिग्री या अंश में व्यक्त करते हैं। वृत्तीय चाप की लंबाई लंबाई है, वृत्त की त्रिज्या वो भी लंबाई है, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई,
तो विमीय सूत्र की अगर बात करें तो ये m0 l0 t0 ये विमाहीन राशि होगी ना। कोण विमाहीन राशि होती है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, इसकी विमाएं शून्य होती हैं सभी मूल राशियों में। तो ठीक है इतना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कोणीय वेग के बारे में। अच्छा, एक चीज़ हम लोग जो कोणीय वेग तो अभी हम लोग शुरू करने चल रहे हैं, उसके पहले एक चीज़ ध्यान दिला दें। जो हम लोग कोणीय विस्थापन पढ़ रहे थे, कोणीय विस्थापन थीटा बड़े अंतरालों के लिए हम लोग अदिश राशि लेते हैं, और अगर बहुत छोटा सा अंतराल ले रहे हैं, θ1 और θ2 के बीच में बहुत थोड़ा अंतर है, तो कोणीय विस्थापन को हम लोग प्रायः सदिश राशि लेते हैं। ठीक, फिर अब आते हैं अपनी अगली राशि पर, कोणीय वेग पर। जैसे हम लोग विस्थापन और वेग कहे थे रेखीय गति में कि विस्थापन में समय से आप भाग दे दो, या विस्थापन के परिवर्तन की जो समय दर होती है उसको हम लोग वेग कहते हैं। तो वही विस्थापन के पहले रेखीय की बजाय कोणीय लगा लो तो कोणीय की परिभाषा हो जाएगी बिल्कुल उसी स्टाइल में। तो यहाँ पर फिलहाल एक बार जो लिखा है उसको सुन लेते हैं कि कोणीय विस्थापन यानी थीटा की समय यानी स्मॉल टी के सापेक्ष परिवर्तन की दर को, इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं कोणीय विस्थापन की समय परिवर्तन दर को तात्कालिक कोणीय वेग या तात्कालिक नहीं कहे, केवल कोणीय वेग भी कहे तो ओमेगा कहते हैं। फिर तात्कालिक या उसी का दूसरा नाम होता है तात्क्षणिक, अंग्रेजी में इंस्टेंटेनियस पढ़ते हैं ना, किसी विशेष समय पर। कोणीय चाल भी कहते हैं, कोणीय वेग भी कहते हैं। तो कितने नाम हो सकते हैं, चाहे कोणीय चाल कहें, चाहे कोणीय वेग कहें, तात्क्षणिक कोणीय चाल कहें, तात्कालिक कोणीय चाल कहें। अब जैसे कोणीय चाल कह सकते थे तो वेग भी कह सकते थे। ओमेगा से अगर व्यक्त करें तो ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी। ये क्या है, थीटा कोणीय विस्थापन, टी समय, डी थीटा अपॉन डी टी का मतलब है थीटा में टी के सापेक्ष परिवर्तन की दर है। ये थीटा का अवकल गुणांक है, टी के सापेक्ष अवकलज है ना। शुरुआत में हमने इसी यूनिट में शुरुआत के 2 वीडियो बनाए थे अवकलन के बारे में, तो एक बार हम चाहेंगे कि गणित वाला हिस्सा है थोड़ा सा हम लोग उसको कभी कभार देख लिया करें। और ये अवकल गुणांक हम इसको इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी के रूप में। मतलब समझ लो ये डी को डेल्टा, इस डी को भी डेल्टा समझ लो, तो डेल्टा थीटा और ये डेल्टा टी है। लेकिन किस शर्त के अधीन, जब हमारा ये समय अंतराल बहुत छोटा हो, यानी डी थीटा अपॉन डी टी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी के बराबर है। कब, जब डेल्टा टी बहुत छोटा है, इतना छोटा कि हम उसको नगण्य यानी लगभग शून्य की ओर अग्रसर मान सके। एक चीज मात्रक की अगर हम बात करें, इसका मात्रक अब यहाँ से देख लो, मान लो इसका मात्रक रेडियन, इसका मात्रक सेकंड, तो कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड है ना। कोण या कोणीय विस्थापन को हमने कहा था कि उसका कोई विमीय सूत्र होता नहीं है, तो यानी रेडियन के हिस्से में विमीय सूत्र आएगा नहीं, केवल प्रति सेकंड बचेगा। तो इसके अगर विमीय सूत्र, कोणीय वेग के विमीय सूत्र की बात करो तो t-1 होगा, m0 l0 t-1, m मास l लेंथ एंड t टाइम। फिर नोट में हम लोगों ने 2 बातें लिखी हैं। ये तो देखो तात्कालिक कोणीय चाल या तात्क्षणिक कोणीय चाल या सिंपली कोणीय चाल थी कि बहुत छोटा सा अंतराल हो तो डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी को हम लोग तात्कालिक कोणीय चाल कहते हैं। मान लो अंतराल बहुत छोटा ना हो, तब फिर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी से हमको जो मिलेगा वह उस पूरे अंतराल के दौरान औसत कोणीय चाल या औसत कोणीय वेग होगा। और इसको कैसे व्यक्त करते हैं, औसत कोणीय वेग ओमेगा बार, ऊपर एक लाइन खींच के, बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पर हमें इस शर्त का पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि डेल्टा टी बहुत छोटा हो, 0 के लगभग हो, वो तात्कालिक के लिए है। अब इसी को हम एक दूसरी तरीके से ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि अगर डेल्टा टी का मान 1 हो तो ओमेगा का मान डेल्टा थीटा के मान के बराबर होगा। तो कोणीय वेग को हम लोग इस रूप में भी परिभाषित करते हैं कि एकांक समय में या 1 सेकंड में हुए कोणीय विस्थापन का मान कोणीय वेग के बराबर होता है ना। यानी कि अगर डेल्टा टी का मान 1 हो तो औसत ओमेगा का जो मान होता है यानी औसत कोणीय वेग का जो मान होता है वह उस दौरान 1 सेकंड में हुए कोणीय विस्थापन के बराबर होता है। दूसरी बात हम लोगों ने नोट में लिखी। अच्छा, इसी में अगर मान लो कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है, एक शब्द होता है आवर्त काल। एक आवर्त यानी एक चक्कर पूरा करने में जो काल यानी समय लगता है उसे हम लोग आवर्त काल कहते हैं, और टाइम पीरियड अंग्रेजी में कहते हैं, कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। आवर्तकाल का मतलब एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। अब इसका मतलब हम एक चक्कर के लिए औसत कोणीय चाल की अगर बात करें, वृत्तीय मार्ग पर एक चक्कर लगा रहे हैं, तो डेल्टा टी हमारा कितना हो गया, कैपिटल टी, आवर्तकाल के बराबर।
और एक चक्कर पूरा करने में कोणीय विस्थापन कितना होगा, 2 पाई रेडियन। तो अब अगर आवर्तकाल कैपिटल टी हो तो इस वाले समीकरण में डेल्टा टी की जगह पर आप कैपिटल टी रख दो आवर्तकाल, और डेल्टा थीटा की जगह आप 2 पाई रेडियन रख दो। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा बार बराबर यानी औसत कोणीय वेग बराबर 2 पाई बटे कैपिटल टी। ठीक, तो एक हम लोग ये सूत्र बल्कि ध्यान में रख सकते हैं, कई बार हम लोग सवाल में इसका भी उपयोग करेंगे। दूसरा, अब अगर आवर्तकाल कैपिटल टी है, आवृत्ति को हम अगर स्मॉल एफ कह रहे हो, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो उस नाते स्मॉल एफ कह सकते हैं। प्रायः यांत्रिकी में इसके अलावा हम लोग स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। स्मॉल एन का मतलब नंबर का मतलब संख्या, कितने चक्कर एक सेकंड में पूरे हुए। तो आवृत्ति अगर स्मॉल एफ हो तो आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच का संबंध हमें पता है कि 1/t बराबर एफ होता है ना, चाहे एफ इंटू टी बराबर 1 होता है, चाहे कहो तो ठीक है। 1/t की जगह हम एफ यानी रख सकते हैं। तब इस वाले सूत्र में ओमेगा बार बराबर 2 पाई गुणे 1/t यानी 2 पाई एफ, और इसलिए चूंकि ये 2 एफ आवृत्ति है, 2 पाई एफ को हम लोग कोणीय आवृत्ति भी कहते हैं। तो इसलिए कोणीय वेग का एक दूसरा नाम कोणीय आवृत्ति भी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है। तीसरा एक संबंध और, जैसे हम लोगों ने इसके पहले कोण को परिभाषित करते समय लिखा था कि थीटा, अगर आप रेडियन में थीटा व्यक्त कर रहे हो कोण या कोणीय विस्थापन, तो वो चाप की लंबाई बटे त्रिज्या के रूप में हमने व्यक्त की थी। वहाँ से आप यस बराबर आर इंटू थीटा कह सकते हो। थीटा सी हमने इसलिए लिख लिया है वो ध्यान दिलाने के लिए कि ये थीटा कोण रेडियन में है। अब यहाँ पर अगर किसी छोटे अंतराल की बात करो तो देखो आर का मान तो नियत है। मान लो वृत्तीय मार्ग पर वस्तु गति कर रही थी तो आर तो नहीं बदल रहा है, यस में कुछ बदलाव हो सकता है, थीटा में कुछ बदलाव हो सकता है। तो इसका मतलब डेल्टा यस बराबर आर डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। आर नियत है, दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग दे दो तो यस बटे टी बराबर आर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। ये क्या है, विस्थापन बटे समय यानी वेग हो जाएगा। ये क्या है, कोणीय विस्थापन बटे समय, ये हमारा कोणीय वेग हो जाएगा। तो ठीक है, हमने यहाँ बार नहीं लगाया है, अभी एकदम संक्षिप्त रूप में समझने के लिए कि दोनों के बीच का संबंध किस तरह से रहता है। तो v बराबर आर ओमेगा है ना, जैसे यस बराबर आर थीटा होता है, मतलब कोणीय वाला रेखीय वाला निकालना है तो कोणीय वाले में त्रिज्या से गुणा कर दो। यहाँ भी वही, रेखीय वाला निकालना है तो कोणीय वाले में त्रिज्या से गुणा कर दो। ठीक, अब एक राशि और है, जैसे वेग के बाद रेखीय वेग के बाद हम लोग रेखीय त्वरण पढ़ते हैं, वैसे ही कोणीय वेग के बाद थोड़ा सा कोणीय त्वरण के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग एक और राशि के बारे में देख लेते हैं, कोणीय त्वरण अल्फा है ना। तो कोणीय वेग परिवर्तन की समय दर को कोणीय त्वरण या तात्कालिक कोणीय त्वरण या तात्क्षणिक कोणीय त्वरण कहते हैं। तात्कालिक कोणीय त्वरण अल्फा बराबर डी ओमेगा अपान डी टी। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, टी क्या है, समय। कोणीय वेग में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर है वही हमारा कोणीय त्वरण है। या इस अवकल गुणांक को हम अगर इस बड़े अंतराल डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी के रूप में कहें तो यहाँ इस शर्त के अधीन की डेल्टा टी हमारा बहुत छोटा अंतराल है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी का मान तात्कालिक कोणीय त्वरण या कोणीय त्वरण अल्फा के बराबर होगा। मात्रक की अगर हम बात करें तो कोणीय त्वरण अल्फा का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। क्यों, इसका रेडियन प्रति सेकंड था, उसमें 1 और बटा सेकंड आ गया है। प्रतीक रूप में रेडियन का आर ए डी लिखते हैं, सेकंड का यस लिखते हैं, तो यस -2 लिख सकते थे या अपान यस स्क्वायर। और अल्फा के विमीय सूत्र की अगर बात करें तो t-2, क्योंकि रेडियन कोण का है उसके हिस्से में कोई विमा आती नहीं है, तो सेकंड टाइम वाला केवल बचेगा t-2 यानी m0 L0 t-2 अल्फा कोणीय त्वरण का विमीय सूत्र होगा। फिर नोट में हम लोग दो एक बातें देख लेते हैं। पहला कि औसत कोणीय त्वरण की अगर हम बात करें, हम बहुत थोड़े अंतराल की बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटे अंतराल की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बड़े अंतराल में एक औसत कोणीय त्वरण की बात करें तो हम अल्फा बार को डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी के रूप में कह सकते हैं। अब हमें इस शर्त को पालन करने की आवश्यकता नहीं है कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, समय अंतराल हमारा बड़ा भी हो सकता है। तो दूसरा, अल्फा को हम लोगों ने अभी डी ओमेगा अपान डी टी के रूप में कहा था कोणीय वेग के अवकल समय परिवर्तन की दर के, और कोणीय वेग को हमने कहा था कोणीय विस्थापन की समय परिवर्तन की दर से। तो ये मान हम उठा के अगर यहाँ रखें, यानी अल्फा बराबर जो डी ओमेगा अपान डी टी है,
ओमेगा की जगह हम डी थीटा अपान डी टी रखें तो इसको डी टू थीटा अपान डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी ये दो बार हमको अवकल गुणांक निकालना है, अवकल गुणांक का अवकल गुणांक निकालना है कोणीय विस्थापन का, तब हमको मिलेगा कोणीय त्वरण। तीसरा, रेखीय और वृत्तीय वाले पर अगर हम संबंध की बात करें तो जैसे पिछले में हमने कहा था कि कोणीय वाले में r से गुणा कर दो तो रेखीय वाला मिलेगा, वही यहाँ भी रहेगा, कोणीय वाले में r से गुणा कर दो तो रेखीय वाला मिलेगा, है ना। देखो पहला जैसे हमने कहा था यस बराबर आर थीटा, थीटा कोणीय है, r से गुणा करो तो यस रेखीय मिलेगा। दूसरा हम लोगों ने कहा था v बराबर आर ओमेगा, ओमेगा कोणीय है, r से गुणा करो तो रेखीय वाला वेग मिलेगा। यहाँ अल्फा कोणीय त्वरण है, त्रिज्या r से गुणा करो तो रेखीय वाला त्वरण a मिलेगा। और कैसे कह सकते हैं, जैसे हमको v बराबर आर ओमेगा हम लोग पहले लिख चुके थे कि रेखीय वेग वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या और कोणीय वेग है। अब इसमें अगर हम कोई अंतराल ले रहे होते तो चूंकि r का मान नियत है तो यहाँ डेल्टा है ना, यानी डेल्टा आर वी का मतलब है r डेल्टा वी, तो डेल्टा वी बराबर r गुणा डेल्टा वी लिख सकते हैं, क्योंकि r में कोई डेल्टा, r में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है। दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग दे दें, भाग दे दिए, डेल्टा वी बटे डेल्टा टी हमारा रेखीय त्वरण है ए, डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी हमारा कोणीय त्वरण का औसत मान है अल्फा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बराबर आर अल्फा। ठीक, तो अभी ये एक दो हम लोग इस पर छोटे छोटे सवाल लगा लेते हैं। अभी हम लोगों ने ये जो कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण के बारे में पढ़ा है। एक अंकित प्रश्न है, हम लोग देख लेते हैं। किसी घड़ी में घंटा तथा मिनट वाली सुइयों की लंबाइयाँ क्रमशः 2 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर हैं। इन सुइयों के बाहरी सिरों के रेखीय वेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है, एक घड़ी है, उसमें एक घंटा की सुई है 2 सेंटीमीटर लंबी है, मिनट वाली सुई है 3 सेंटीमीटर लंबी है, और उनका जो बाहरी सिरा है, एक तो जगह बीच में जहाँ वो कीली से लगी हुई होंगी केंद्र हो गया, उनका जो बाहरी सिरा है जब वो सुई घूम रही हैं तो बाहरी सिरा वृत्तीय गति कर रहा है, उस वृत्तीय गति पर उनके रेखीय वेग का क्या अनुपात होगा ये हमको निकालना है। तो ठीक है, प्रतीक रूप में हम लोग पहले कुछ अच्छा करेंगे। कैसे, रेखीय वेग, अब यहाँ हम क्या निकाल सकते हैं, लंबाई दी हुई है यानी वृत्तीय पथ की त्रिज्या दी हुई है r है। रेखीय वेग निकाल, कोणीय वेग निकाल सकते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी से, टी क्या है, आवर्तकाल है। एक चक्कर पूरा करने में घंटा वाली सुई कितना, 12 घंटा लेगी। हम लोग जो नॉर्मल घड़ी देखते हैं उसमें 12 तक का रहता है, 24। अभी आप ये मत कहिए कि 24 घंटे वाली घड़ी की हम बात कर रहे हैं। सामान्यतः अलग से अगर नहीं कहा गया है तो घंटे वाली सुई का आवर्तकाल हम लोग 12 घंटे ही लेंगे। मिनट वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितना, 60 मिनट का समय लगता है। तो आवर्तकाल से हम लोग कोणीय चाल निकाल लेंगे, v बराबर आर ओमेगा से हम लोग v निकाल लेंगे। तो दो तरीके से कर सकते थे, r के मान दिए हुए हैं, ओमेगा निकाल सकते थे तो सीधे सीधे हम v निकाल सकते थे, या सीधे मान न निकाल करके, चूँकि हमें अनुपात निकालना था तो हमने इस हिसाब से किया है कि कुछ राशियाँ कट जाएंगी कुछ बचेंगी, तो देख लेते हैं क्या है। अभी जैसे घंटा यानी h की सुई के लिए त्रिज्या RH 2 सेंटीमीटर है, ठीक, आवर्तकाल TH 12 घंटा है। वैसे तो प्रश्नों में हम आपसे कहते हैं कि SI मात्रकों में तुरंत बदल लिया करिए, लेकिन चूंकि यहाँ पर अनुपात निकालना है तो हम सेंटीमीटर को अभी मीटर में नहीं बदल रहे हैं, घंटा को अभी सेकंड में नहीं बदल रहे हैं। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि अनुपात निकालते समय राशियाँ कट जाएंगी आपस में, तो कठिन नहीं बनाते हैं गणना। अभी एक बार देख लेते हैं। उसी तरह मिनट यानी m की सुई के लिए त्रिज्या कितनी है, तो उसकी लंबाई जितनी है 3 सेंटीमीटर, और मिनट वाली सुई का आवर्तकाल, मिनट वाली सुई एक चक्कर कितनी देर में पूरा करती है, 60 मिनट में। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा में पूरा करती है। निकालना क्या है, रेखीय चालों का अनुपात, किसके किसके, पहले घंटा वाला लिखा है तो घंटा वाले की रेखीय चाल और मिनट वाले की रेखीय चाल का अनुपात निकालना है। सूत्र हम लोग कौन कौन से उपयोग में लाएंगे, रेखीय वेग v बराबर आर ओमेगा और कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2 पाई अपान कैपिटल टी। तो ओमेगा की जगह यही 2 पाई बटे टी रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, v बराबर आर ओमेगा, ओमेगा की जगह 2 पाई बटे टी, तो 2 पाई आर बटे टी, ये हो गया हमारे v का मान। अब घंटा वाली सुई के लिए कहो तो VH बराबर 2 पाई आर एच बचे TH, आर एच वाला और TH वाला। उसी तरह मिनट वाली सुई के लिए RM और TM। फिर हमें निकालना इनका अनुपात है यानी VH बटे VM। लिख दिए, मान रख दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये अलग ऐसे लिख लिया, और बटे वाले में गुणा में जाएगा तो अंश और हर बदल जाएंगी। तो जो 2 पाई RM बटे TM था यहाँ बटा में था, गुणा में ले गए तो TM बटे 2 पाई RM हो गया।
अब ये 2 पाई कट गया ना। अगर दूसरा हम ये कर सकते थे कि सीधे यहाँ हम मान रख करके इसका मान निकाल लेते, इसका मान निकाल लेते, तो ठीक है, होता तब भी हो जाता। अभी यहाँ पर कुछ राशियाँ कट जा रही हैं तो मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है। 2 पाई और 2 पाई कट गए, यहाँ क्या बचा, RH और ये RM, यहाँ TM और TH, एक जैसी राशियों को जरा एक साथ लिख लेते हैं। तो VH बटे RM क्या है, RH बटे RM, RH बटे RM और TM बटे TH। अब आप ध्यान दो, जो हम ये सही मात्रक में नहीं बदले थे और ये कहे थे कि यहाँ काम चल जाएगा, घंटा वाले की लंबाई 2 सेंटीमीटर, मिनट वाले की लंबाई 3 सेंटीमीटर, घंटा वाले का आवर्तकाल मिनट वाले का आवर्तकाल 1 घंटा, घंटा वाले का आवर्तकाल 12 घंटा। अब 2 सेंटीमीटर बटे 3 सेंटीमीटर का मतलब 2/3 आएगा। अगर इसको हम SI मात्रक में बदले होते तो मान लो मीटर में बदलते, इसमें 2 × 10⁻² होता, ये 3 × 10⁻² होता, तब भी ये दोनों कट जाते, है ना। तो यहाँ दोनों अगर समान मात्रकों में हैं तो ठीक है, हम सीधे इनका अनुपात लिख सकते। यहाँ भी दोनों समान मात्रकों में हैं। अभी गलती से अगर आप TM की जगह 60 मिनट रखे होते और यहाँ 12 घंटा और इसको मिनट को घंटा में ना बदलते या घंटा को मिनट में ना बदलते, यानी दोनों को समान मात्रकों में ना रखते, तो दिक्कत होती। अभी फिलहाल ये दोनों समान मात्रक, ये दोनों समान मात्रक, तो ये हो गया 2/3, ये हो गया 1/12। कौन, घंटा वाली और मिनट वाली की सुइयों की रेखीय चालों का अनुपात। सरल कर लिए, 1/18 आया, और अनुपात के रूप में कहें तो 1:18। तो ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही। शेष भाग इसका बाद में आगे देखते हैं। बाकी आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए। धन्यवाद।